नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पे हम बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कुछ जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं जिनको हम शॉर्ट में जी सेक्स बोलते हैं, उनके लैंडिंग और बोरोइंग से संबंधित कुछ ड्राफ्ट रिलीज किया है। उसमें कुछ वो चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चेंजेस क्या करने चाह रहे हैं उससे पहले हमें जी सैक के बारे में पढ़ना आवश्यक है कि जी सैक क्या है और जी सैक सरकार को क्या देते हैं और हमारे लिए जी सैक्स में इन्वेस्ट करना क्यों फिजिबल रहता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जी सैक्स को शॉर्ट में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जी सैक्स बोलते हैं। और जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग कभी कभी हम बोल देते हैं। मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डेप्ट, कोई बोरिंग की जाती है तो वो जी सैक्स के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बोरिंग सरकार के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट के ऊपर ये डेप्ट ऑब्लिगेशंस है। और जीसेक्स मेनली टू टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपकी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम हो, 1 ईयर से कम हो, तो उसको हम बोलेंगे जीसैक, मतलब कि शॉर्ट टर्म जीसेक्स। और ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक हो तो उसको बोलेंगे कि हम क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। और जिनका 1 साल से कम होता, मतलब कि 1 ईयर से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है, मतलब कि 364 दिन तक इनका मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है। बात आ गई समझ में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी दोनों इश्यू की जाती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल ओनली बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी इश्यू करती है, जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इश्यू नहीं करती है। बात आ गई समझ में। किसको इश्यू नहीं करती है, ट्रेजरी बिल को इश्यू नहीं करती है। और इसके साथ कोई रिस्क नहीं रहती, क्योंकि सरकार पे आप पैसा लगा रहे हैं, सरकार को आप पैसा दे रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कभी कभी रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि इसके साथ आपकी रिस्क एसोसिएट नहीं है, क्योंकि आप सरकार को पैसा दे रहे हैं, इसलिए आपके पास रिस्क फ्री गिल्ट इंस्ट्रूमेंट हम कभी कभी इसको बोल देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक अपडेट और था जिसमें यूपीएससी ने आरबीआई के ऊपर प्रश्न पूछा था कि अगर अब क्या है, इंडिविजुअल जो रिटेल कंज्यूमर हैं वो भी जी सैक में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिल्ट फ्री, मतलब कि गिल्ट एजेस एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसको हम कभी कभी डीमेट, मतलब कि डीमेट अकाउंट भी बोल देते हैं। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल, आपको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसको गिल्टेज अकाउंट भी सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बोला गया था। इसी पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक्चुअली बात करें तो बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक तो कॉर्पोरेट, जिसको कॉर्पोरेट इशू करता है। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको जीसेक्स बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो एक ट्रेजरी बिल होता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होगा। और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड है 1 ईयर से अधिक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, और इसको दोनों इशू कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको या फिर डेटेड सिक्योरिटी भी इसमें आ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने क्लासिफिकेशन इसका पढ़ा। अब की पॉइंट को चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। चेंजेस ये कर रहे हैं कि जी सैक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाएंगे, जिसमें से आप ट्रेजरी बिल को छोड़ दें तो आप इनकी क्या कर सकते हैं, लैंडिंग और ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसमें कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग में आप इसकी क्या कर सकते हैं, लैंडिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जी सैक चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, इसमें आप ट्रेजरी बिल भी शामिल कर लो, तो आप इन जो जीसेक्स होंगे आप उनको कोलेक्टरल के रूप में यूज कर सकते हैं जीएसएल में। तो ये चेंजेस करने की बात की है। दूसरा चेंजेस करने की बात की है कि इसमें एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे। जो एलिजिबल एंटिटी होंगी वो
अंडरटेक मतलब कि जो रेपो रेट होता है, रेपो ट्रांजेक्शन होता है, उसके बिहाफ पे काम करेंगी और इसको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाएगा। मिनिमम टेन्योर की बात की है 1 डे से लेकर मैक्सिमम 90 डे के अधिक होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो के बोरोअर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कौन? बोरोअर, ना कि लैंडर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अभी ये ड्राफ्ट है, अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, तो जब नोटिफाई हो जाएगा तब हम इसको और पढ़ेंगे। तो अभी आपको केवल जो याद रखना है वो याद रखना है कि G-Secs क्या होते हैं। इसके लिए हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो आप इतना पढ़ लोगे, यहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली के मेयर हैं वो क्या करते हैं, नॉमिनेटेड, मतलब कि जो आप दिल्ली के मेयर को आप इलेक्शन करवा रहे हैं और आपने कुछ एल्डरमैन, जिसको हम एल्डरमैन बोलते हैं, जिसको हम नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो बीजेपी की सरकार ये चाह रही थी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जिसको एल्डरमैन भी हम बोल देते हैं दिल्ली मतलब कि एमसीडी में, तो वो बीजेपी की सरकार ये चाह रही थी कि ये भी अगर मेयर का इलेक्शन हो तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी क्या कर सकें, वोट कर सकें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये वोट कर सकते हैं, लेकिन ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड मेंबर मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में भी वोट नहीं कर सकते, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 243 आर के तहत एंड दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत। इस बात को समझे। तो ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ? ये अच्छा, एल्डरमैन किसको बोलते हैं? इसको मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, जिनकी एज 25 साल या 25 से अधिक हो तो उनको नॉमिनेट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। विवाद क्यों है? आपको पता है 73 और 74 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73 पंचायत के लिए है, 74 अर्बन जो लोकल बॉडी रहती है उनके लिए है। अब इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें मेयर के टेन्योर के बारे में बात नहीं की गई है, और आप मेयर का इलेक्शन किस मोड में करेंगे, क्या आप डायरेक्ट करेंगे, क्या वो जो मेंबर हैं वो इलेक्ट करेंगे, तो इसमें कुछ स्पेशली डिफाइन नहीं किया गया है कि आप जो मेयर हैं उसका इलेक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा होगा या फिर जो मेंबर हैं उनके द्वारा होगा। तो इसमें क्या हुआ है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसमें वो क्या करते हैं, मेयर का जो इलेक्शंस है वो डायरेक्ट करते हैं, कुछ स्टेट में जो काउंसलर होते हैं उनके द्वारा करवाते हैं। तो इसमें क्या है, संविधान में स्पेशली डिफाइन नहीं किया गया है कि जो मेयर का इलेक्शन और टेन्योर क्या होगा, मोड ऑफ इलेक्शंस क्या होगा, मेयर का टेन्योर क्या होगा, 5 साल होगा, 3 साल होगा, 6 साल होगा, 7 साल होगा, तो इसके बारे में बात नहीं की गई है। दूसरी बात ये बोला गया है कि मेयर क्या है, तो मेयर क्या होता है, जो अर्बन लोकल बॉडी होती हैं उनका केवल सेरेमोनियल हेड होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हेड की बात करें तो जो म्युनिसिपल जो कमिश्नर होता है सारी पावर इनके हाथ में होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। दूसरा इश्यू क्या क्या है, शॉर्ट टेन्योर रहता है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर से भी कम होता है मेयर का टेन्योर, कभी कभी आप देखते हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है इनके पास। और दूसरी बात, केवल क्या करते हैं कि सेरेमोनियल हेड रहता है, तो बाकी सारा काम कौन करता है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है उसके द्वारा किया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसकी रिस्ट्रिक्टेड की गई है। इन एफिशिएंसी, मिसमैनेजमेंट अर्बन जो लोकल बॉडी है गवर्नेंस में, उसमें हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें कुल मिला के कहें तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में फैसला गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस फेवर में क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अनुसार कार्य किया है, तो उस पर इन्होंने बात की है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चर्चा में है। बहुत सारे, जैसे उड़ीसा हुआ,
उड़ीसा चाह रहा है कि हमको जो नेचुरल डिजास्टर हमारे यहाँ आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, कभी बहुत सारी फ्लड आ जाता है, तो इसके कारण आंध्र प्रदेश बिहार चाह रहे हैं कि हमारा जो पिछड़ापन है, जो हमारी बैकवर्डनेस है, उसके आधार पर हमको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दो। लेकिन केंद्र सरकार ने मना किया कि हम एनी स्टेट को, कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन जो 14वां वित्त आयोग है, उन्होंने कहा कि अब आपको नो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी भी राज्य को नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस आया था वो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 1969 और जो गार्डगिल फॉर्मूला आया था उसके आधार पर इन्होंने बात की, जहां पे सामाजिक इकोनॉमिक अगर यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं तो आप इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमको देखने की आवश्यकता है कि आप स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस किन किन को देते हैं। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जैसे पहले दिया जाता था, तो जो हिली ट्रेन आपको देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, सीजिबल से ट्राइबल पॉपुलेशन हो, वहाँ पे किसी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट चाइना के साथ वहाँ पे मिलता है बॉर्डर, और नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, चाइना, इधर बांग्लादेश, इसके आसपास के जो स्टेट है वहाँ पे आप उसको नो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे सकते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, नॉन वाइबल नेचर हो स्टेट फाइनेंस का, तो ये सारी अगर ये पांचों क्राइटेरिया कोई अगर स्टेट फॉलो करता है तो इसको पहले सरकार स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दिया करती थी। तो वर्तमान में 11 स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या क्या होते हैं। मान लो कोई सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, तो वर्तमान में क्या होता है 60-40 का शेयर रहता है, लेकिन अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल गया है तो उसको 90% जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो केंद्र सरकार करेगी। अगर कोई स्टेट के लिए कोई अगर फंड है उसने पूरा स्पेंड नहीं कर पाया है तो उसका पैसा लैप्स नहीं होगा। कुल मिला के कहा जाए तो बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल एडवांटेज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को मिलते हैं जो स्टेट होता है उसको, तो इसलिए और इसमें सरकार केंद्र सरकार का बहुत सारा फंड भी जाता है उनको डेवलपमेंट करने के लिए। ये ग्रांट के तौर पर बहुत सारी चीजें आती हैं, ना कि लोन के तौर पर। तो ये सारी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं। तो वर्तमान में 11 स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 11 कौन कौन से हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ सकता है। दूसरा, पेंगोलिन चर्चा में है। पेंगोलिन क्यों चर्चा में है? इसको पेंगोलिन डे भी मनाया जाता है, और दूसरी वजह ये भी है कि 2018 से लेकर 2022 तक 1000 से भी अधिक जो पेंगोलिन है हमारे इंडिया में पोच हुए हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हुई है। तो पेंगोलिन काफी महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा जा चुका है। पेंगोलिन क्या है? एक ओनली मैमल है जो पूर्ण रूप से आपको कवर देखने को मिलेगा स्केल से, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जब भी इसके पास कोई अगर ऐसा थ्रेट आता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह हो जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है, जो कि इसका अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसकी डाइट की बात करें, एंट को खाता है, टर्माइटिस को खाता है, और जो एंट ईटर, इसको मतलब कि जो स्केलर होता है इसको हम एंट ईटर के रूप में कभी ना कभी देख लेते हैं। बिहेवियर क्या करें, इसको नॉक्चरल होता है, और इसको इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। क्यों इकोसिस्टम इंजीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉइल का जो सर्कुलेशन है उसको कहीं ना कहीं उसको हेल्प करने में मदद, मतलब कि होल्सो हेल्प देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर बोलते हैं। थ्रेट क्या कहा है कि इसकी जो स्कल्स होता है, इसकी जो यूजेस रहता है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होता है, मीट कंजप्शन में इसका यूज होता है, तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं इसका ट्रैफिकिंग, इसकी पोचिंग कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर 8 स्पीसीज पेंगोलिन की देखने को मिलती हैं, उनमें से 2 स्पीसीज इंडिया में देखने को मिलती हैं। एक हम उसको बोलते हैं इंडियन पेंगोलिन और दूसरे को बोलते हैं हम चाइनीज पेंगोलिन। तो जो इंडियन पेंगोलिन है उसको इंडेंजर कैटेगरी में बोलते हैं,
और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो कौन सी कैटेगरी में, आईयूसीएन का क्रिटिकल इंडेंजर में है, क्योंकि चाइनीज वाले लोग इसको मार के ज्यादा खाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, भरतपूसा रिवर चर्चा में है। इसको रिवर इकोसिस्टम को बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। भरतपूसा जो रिवर है केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसको सेंट्रल केरला में नीला या ब्लू रिवर से भी जानते हैं। ये अन्नामलाई हिल्स जो वेस्टर्न घाट है वहां से ओरिजिनेट होती है और इधर आपको अरेबियन सी में इसको जाती हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाली रिवर आपको देखने को मिलेगी भरतपूसा। मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गयात्री पूजा आपको देखने को मिलेगी, कलापथी पूजा देखने को मिलेगी, पलनथोड़े आपको ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेंगी, तो इनको आप याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न बन सकता है। दूसरा, नेशनल प्लानिंग ग्रुप चर्चा में है। इन्होंने कहा है कि जो सेवरल जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं उसको कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम करें। और नेशनल प्लानिंग ग्रुप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जैसा कि आपको इसके बारे में पता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें विभिन्न जो हमारे डिफरेंट टाइप की जो मिनिस्ट्री हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको एक साथ लाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो ऑफिशियल रहते हैं उनको एक साथ लाया जाता है और जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन पे क्या होती है, बात होती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके तहत इसको बनाया जाए। दूसरा, फेदरिंग चर्चा में है, क्योंकि आप देखते हैं कभी ना कभी जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका इंजन ऑन गोइंग जो फ्लाइंग रहती है उनके दौरान काम करना बंद कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उस दौरान जो पायलट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लेड रहती हैं उनकी, तो उनका एंगल चेंज करने का प्रयास करते हैं ताकि वो एयर का अच्छी तरीके से काट सकें और एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं फेदरिंग। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि फेदरिंग किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे ये एरोप्लेन से संबंधित है, ब्लेड का एंगल चेंज करने से संबंधित है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जल जन अभियान चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया। कुल मिला के कहा जाए तो अमृत काल में जल का कंजर्वेशन, जल का संरक्षण करने से संबंधित ये योजना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन, इसका हम क्या करेंगे, जल का करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी क्राइसिस आपको जल से संबंधित, वाटर से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।